हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारा क्या है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये थोड़ा सिलेबस थोड़ा लेंदी है इसका, तो उसको जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा बोरिंग लगे। ठीक है, तो ये बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे आगे जाके एसएससी जेई वगैरह की, तो उसमें बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये हो गया आरसीसी वगैरह होंगे, मतलब सब्जेक्ट तो अच्छे हैं लेकिन थोड़े वास्ट हैं। ठीक है, इस चीज़ों को थोड़ा सा रिविज़न करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी तो सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं पहले सिंपली। हमारा जो सिलेबस है सॉइल फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसको जियोटेक इंजीनियरिंग के नाम से भी सुनोगे आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें देख लेते हैं हम डिटेल कंटेंट्स। डिटेल कंटेंट्स में क्या है, पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसमें क्या रहेगा, टॉपिक जो है उसको हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। डिस्कस इन द सेंस मतलब जो हमारा सिलेबस है उसको हम देखते जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडीज़ इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में हमारी सॉइल की स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्या है, जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ सॉइल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सॉइल प्रोफाइल्स इन इंडिया, जैसे कि रेसिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एलुवियल डिपॉजिट्स, लेक्स डिपॉजिट, लोकल सॉइल फाउंड इन यूपी, ड्यून्स एंड लॉस, ग्लेशियल डिपॉजिट जो ग्लेशियर से निकल के आते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ब्लैक कॉटन सॉइल किसके लिए फेवरेबल कंडीशन मतलब रहता है कि यहाँ पे हम उसका प्रोटेक्शन किस चीज़ का कर सकते हैं, तो हमारे कॉटन के लिए रहता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे नाम भी लिखा है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल होता है कॉटन के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कंडीशंस इन विच अबव डिपॉजिट आर फॉर्म एंड देयर इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर रहेगा नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द सॉइल इंजीनियरिंग वर्क इन इंडिया, सॉइल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। और इसमें क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल एंड रिप्रेजेंटेशन बाय ए फेज डायग्राम। फेज डायग्राम हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फेज डायग्राम इन द सेंस, अगर मान लो ये क्या है, मान लेते हैं ये हमारा सॉइल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगा हम देख लेते हैं। जनरली ये हमारा क्या होगा, सॉलिड रहेगा इसमें। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया, और ये क्या होगा, एयर। मतलब कि हम इसका फेज डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन फेज डायग्राम बनते हैं। एक में क्या हो सकता है कि मान लो आप ऐसे मान लो कि एक में हमारे यहाँ पे सॉलिड हो गया और ये वाटर हो गया, मतलब कि ये हमारे इसको क्या पार्शियली सेचुरेटेड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको पार्शियली सेचुरेटेड बोलते हो। ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड बोलते हो इसको, हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं। मतलब कि इसमें पूरा पानी भरा रहता है, सॉलिड हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। और एक हमारा एक और होता है जिसको हम ड्राई सॉइल बोलते हैं। ओके, ड्राई सॉइल में क्या होता है, ये रहेगा हमारा, इसमें सॉलिड रहेगा और यहाँ पे एयर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है नहीं, तो इसलिए हम इसको ड्राई सॉइल बोलते हैं। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया होगा ये थोड़ा बहुत। बाकी आप डिटेल में देखोगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉइल एंड रिप्रेजेंटेशन बाय अ फेज डायग्राम। फिर सेकंड रहेगा डेफिनेशन ऑफ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल नॉट सॉलिड। ओके, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, वाटर कंटेंट ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है, वेट इस वेट में रहता है, वाटर कंटेंट में वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, और उसका रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल ग्रेन्स एंड को रिलेशन बिटवीन देम। और नेक्स्ट बात करेगा सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम्स। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट तो आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होगे, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 3 में बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, जैसे पार्टिकल साइज, शेप एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, और पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये देखोगे आप। फिर रहेगा ग्रेडेशन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, उसका ग्रेडेशन और उसका इन्फ्लुएंस क्या है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी एंड इट्स यूज इन डिस्क्राइबिंग कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजन और कोहेजनलेस क्या होता है, किसी को पता है। कोहेजन मतलब जहाँ पे हमारा कोहेसिव फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, और जहाँ पे हमारा कोहेजन फोर्स नहीं लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोहेसिव। ठीक,
कोहेजन हमारा जनरली क्या सेम पार्टिकल के बीच में अगर हमारा अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स, कोई भी फोर्स लग रहा है, दोनों का मतलब मटेरियल जो है, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, कोहेजन। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे डिटेल में। बिहेवियर ऑफ कोहेसिव सॉइल्स विद चेंज इन वाटर कंटेंट रहता है। अटरबर्ग लिमिट डेफिनेशन, यूज एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फिर आएगा फील्ड आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट फॉर सॉइल्स, प्रैक्टिकल करोगे आप यहाँ पे तो आप ये सब देखोगे। फिर बात करें तो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एज पर आई एस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारा कोड होता है, पता होगा, IS 1498। इस पर रहेगा बेसिस, सिम्बल्स, मेजर डिविजन्स एंड सब डिविजन्स, ग्रुप्स, प्लास्टिसिटी चार्ट, प्रोसीजर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ गिवन सॉइल। नेक्स्ट चैप्टर बात करें, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स। इसमें क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ परमेबिलिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर डार्सी लॉ आएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सीपेज वेलोसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं या करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करें तो कंपैरिजन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल एज पर आई एस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। फिर बात करता हूँ मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी इन द लेबोरेटरी, ऐसा कुछ। फिर बात करते सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट चैप्टर बात करें तो चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। इसमें हमारे पास कंसेप्ट रहेगा, और ये चीज़ जब आप पढ़ोगे एसएससी के लिए, एसएससी जेई के लिए, तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इसके आगे जो भी चैप्टर आते हैं वो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप कंसेप्ट अब थोड़ा सा भी छोड़ते हो तो आगे का कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं होने वाला है, सब लगेगा कि क्या चल रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस, इसमें क्या रहेगा, स्ट्रेसेस इन सबसॉइल, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। फिर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, हमारा क्या रहेगा, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मीनिंग, कंडीशन और सिचुएशन ऑफ ऑकरेंस विद द एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट, क्रीप क्या होता है, टाइम्स ऑफ डिफॉर्मेशन विद कांस्टेंट या सस्टेन लोडिंग, ठीक है, ऐसा कुछ। प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, हीविंग क्या होता है, लेटरल मूवमेंट, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ सॉइल। फिर बात करें तो डेफिनेशन एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। फिर रहेगा मीनिंग ऑफ टोटल सेटलमेंट, यूनिफॉर्म सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट एंड देयर इफेक्ट्स, इसके बारे में आप देखोगे। फिर बात करें तो हमारा रहेगा सेटलमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस एंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। फिर रहेगा टॉलरेंस सेटलमेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर एज पर आई एस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। फिर रहेगा सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे। और चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो क्या रहेगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, थोड़ा सा कंसेप्ट में एडिशन होगा, मतलब कि यहाँ से थोड़े से कंसेप्ट बढ़ जाएंगे आप पढ़ोगे तो। इसमें कह रहा है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव, और फिर कोहेजनलेस बोल लो सॉइल्स, कुलॉम्स लॉ, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ बाय डायरेक्ट स्ट्रेस टेस्ट या अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, इसको यूसीएस टेस्ट भी कहते हैं। एंड व्हेन शियर टेस्ट, ड्रेनेज कंडीशन ऑफ टेस्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। फिर नेक्स्ट बात कर देगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, पीक स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ शियर फेलियर इन सॉइल्स, इसमें हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। फिर बात करें तो चैप्टर नंबर 8 कंपैक्शन आप क्या देखोगे, डेफिनेशन एंड नेसेसिटी ऑफ कंपैक्शन। इसमें लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट, स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, definition and importance of optimal water content, maximum dry density, moisture dry density, relationship for typical soil with different compactive efforts। compactive effort मतलब हम कोई फोर्स लगाते रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम compactive एफर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो कंपैक्शन कंट्रोल क्या है, डेंसिटी कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी बाय कोर कटर मेथड, ये सब मेथड है। एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, मॉइस्चर कंट्रोल, प्रॉक्टर्स नीडल एंड इट्स यूज, थिकनेस कंट्रोल, जॉब्स ऑफ एम्बैंकमेंट सुपरवाइजर इन रिलेशन टू कंपैक्शन। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 सॉइल एक्सप्लोरेशन,
इसमें क्या पढ़ोगे आप, पर्पज एंड नेसेसिटी ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन, और फिर रिकनेंस होगा, मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन, ट्रायल पिट्स, बोरिंग, ऑगर वॉस, रोटरी, परक्यूजन, टू ब्रीफ डेल्ट। फिर आता है हमारा क्या, सैम्पलिंग। इसमें अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, सेलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सैंपल, थिन वॉल एंड पिस्टन सैंपल्स, एरिया रेशियो, एरिया रेशियो ये पूछा गया था SSCI के एग्जाम में, एरिया रेशियो समथिंग लाइक दैट के साथ, डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर अपॉन डी, आई थिंक ऐसा कुछ तो फॉर्मूला। रिकवरी रेशियो ऑफ सैंपल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स, रिसेटिंग, सीलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स। फिर नेक्स्ट बात करें तो क्या कह रहेगा हमारा, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स। चैप्टर नंबर 10 की बात करते क्या रहेगा, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कंसेप्ट ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेप बेयरिंग कैपेसिटी एंड अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर। फिर रहेगा गाइडलाइंस ऑफ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, IS 6403 फॉर एस्टिमेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी। फिर रहेगा कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल ड्यू टू फाउंडेशन लोड्स, प्रेशर बल्ब। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ SPT, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एंड डायरेक्ट शियर टेस्ट इन एस्टिमेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। फिर रहेगा PLT जिसको बोलते हैं, प्लेट लोड टेस्ट बोलते हैं, नो प्रोसीजर डिटेल्स, कोई भी प्रोसीजर नहीं, एंड इट्स लिमिटेशंस। और इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेयरिंग कैपेसिटी। जितने भी हमारे आगे चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, ये थोड़ा इनका कंसेप्ट थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट इन द सेंस थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी इसमें, ठीक है, अब जब पढ़ रहे होगे। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो क्या रहेगा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसमें रहेगा कंसेप्ट ऑफ सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन क्या होता है, आइसोलेटेड स्ट्रिप, मैट एंड देयर सुटेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्थ ऑफ सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, टाइप ऑफ पाइल्स एंड देयर सुटेबिलिटी, ठीक है, पाइल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, पाइल ग्रुप एंड पाइल कैप। लास्ट चैप्टर की बात करें इस सब्जेक्ट की तो क्या रहेगा हमारा, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। इसमें प्री लोडिंग, विब्रो कंपेक्शन बोलो, ठीक है, स्टोन कॉलम्स, सॉयल नेलिंग, ग्राउटिंग, सॉयल नेलिंग हो गया, ग्राउटिंग हो गया, एंड क्या है, सैंड। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है चैप्टर 12 भी, और इसके साथ हमारे इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट खत्म होता है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आप यहाँ से देख सकते हो पॉज करके, राइट, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये भी सब्जेक्ट खत्म हो गया, ये थोड़ा वास्ट है, इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और कंसेप्ट इतने ज़्यादा हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर शुरू से समझे रहोगे आप तो बात इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया और बाकी हमारे कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो उसके भी सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे सब डिस्कस हो जाएंगे, फिर आप बस पढ़ाई भी ध्यान दो फिलहाल में, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो SSC JEE वगैरह की आगे, या फिर स्टेट JEE की, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ने, मतलब उसका पकड़ बनाने पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बाद में अगर प्रिपरेशन भी करते हो तो भी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर प्रिपरेशन नहीं करना है अभी कि हाँ बस अभी जैसे सेमेस्टर चल रहा है उसी के साथ हमें बस कर ले जाना है, तो आप कोशिश करो कि अभी जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन लगाओ, तो 30 to 40% तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के यही सेमेस्टर के पढ़ने से। लेकिन सेमेस्टर के पढ़ लो तो ऐसा कि नहीं एक रात पढ़ लिए सेमेस्टर के पास हो गई, जो कि जनरली हर बच्चा करता है, ठीक है, कि एक रात पढ़ के सेमेस्टर देने जाता है, फिर वहाँ पे वो अच्छा खासा नंबर, अच्छा खासा इन द सेंस पासिंग मार्क्स निकाल लेता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखना है, जिससे कि आगे अगर प्रिपरेशन करने की सोचे हो, ठीक है, कि नहीं ऐसा खुद से हो या फिर कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी, तो थोड़ा सा कंसेप्ट अभी से क्लियर रखोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर कहीं प्राइवेट में जॉब करना है तो फिर वो बात अलग होगी, फिर आप वैसे ही कर सकते हो कि नहीं एक रात पढ़ के निकाल दिए, हो गया, ठीक। तो बाकी हमारा ये सिलेबस इस सब्जेक्ट का भी डिस्कस हो गया, बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।